हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां फिर एक बार पाकिस्तान भारत के सामने मांग रहा है दोस्ती की भीख। जी हां दोस्तों, भारत के आगे गिड़गिड़ा रही पाकिस्तानी संसद बहाल करना चाहती है दोस्ती। कहा भारत कृपया भेज दे अपना उच्चायुक्त पाकिस्तान में। जी हां दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी संसद ने भारत से दोस्ती को लेकर बड़ी रिक्वेस्ट की है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आरएसएस चीफ मोहन भागवत का सबसे बड़ा बयान। कहा विदेशी तो यहां से चले गए लेकिन इस्लाम। दोस्तों पूरी बात आपको पूरी खबर में बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत नेपाल एयर रूट पर प्रचंड लगाते रह गए गुहार, नहीं पिघला पीएम मोदी जी का दिल। आखिर क्या है चाइना का उससे कनेक्शन। दोस्तों सारी जानकारी बताएंगे और साथ ही साथ आपको किसान से जुड़ी भी खबरें बताएंगे, जहां 14वीं किस्त को लेकर जहां इतने लोगों को नुकसान हो सकता है, तो सारी जानकारियां बताएंगे। बने का वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश नीति का दिल से समर्थन करते थे। वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत भेज दे अपना उच्चायुक्त। गिड़गिड़ा रही पाकिस्तानी संसद, क्या करेगी मोदी सरकार बता दें। कंगाली में फंसे पाकिस्तान को भारत की याद आ रही है। पाकिस्तानी संसद की एक स्थायी समिति ने गुजारिश की है कि कृपया भारत को इस्लामाबाद में अपने उच्चायुक्त को दोबारा बहाल करना चाहिए। इस समिति ने पाकिस्तान सरकार को भी भारत में एक स्थायी उच्चायुक्त भेजने की अपील की है। पाकिस्तान ने भी अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद दिखावा करते हुए अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था और राजनयिक संबंधों को घटा दिया था। भारत हमेशा से कहता आया है कि सीमा पार आतंकवाद के खात्मे के बिना पाकिस्तान से कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। उधर पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित देश बताता है। पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने बुधवार को सिफारिश की थी कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक दूसरे की राजधानी में उच्चायुक्तों को बहाल करना चाहिए। नेशनल असेंबली सचिवालय के आधिकारिक बयान के अनुसार मोहसिन डावर की अध्यक्षता में समिति को विदेश मंत्री की हाल की भारत यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पाकिस्तान सरकार ने बताया कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री की भागीदारी से एससीओ की प्रासंगिकता की फिर से पुष्टि की। पाकिस्तान ने बताया कि वह एससीओ के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और कनेक्टिविटी को महत्व देता है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों जिस घमंड के साथ पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में अपने उच्चायुक्त को भारत से वापस बुलाया था दोस्तों, उसके बाद अब उसी तेजी के साथ अब रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कृपया करके अपने उच्चायुक्त को पाकिस्तान भेज दीजिए और हमारे उच्चायुक्त को दिल्ली बुला लीजिए। ऐसे में दोस्तों भारत ने साफ कहा हुआ है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद खत्म नहीं होगा, आतंकवाद, आतंकी और आतंक के मंसूबे खत्म नहीं होंगे, तब तक भारत पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती नहीं करने वाला। अब ऐसे में दोस्तों हम ये बात भारत की जनता पर छोड़ते हैं। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? क्या पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट पर भारत को मंथन करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए पाकिस्तान के इस रिक्वेस्ट पर? देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। और दोस्तों जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई उसको जवाब दे सके। और दोस्तों साथ में लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया। चलता अगली खबर की तरफ, जहां आरएसएस चीफ मोहन भागवत का सबसे बड़ा बयान। कहा विदेशी तो यहाँ से चले गए लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है, यही सुरक्षित चलती है। जी हाँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि सीमाओं पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। आरएसएस चीफ ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन में मंगोलिया तक छा गया, धीरे धीरे वहाँ के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। अब विदेशी तो यहाँ से चले गए लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है, यही सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये सह जीवन चल रहा है। इसको ना पहचानते हुए आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसे होगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खिल रहा है पर्यटन का माहौल। जी हाँ, आर्थिक स्थिति में भी हुआ है जमकर सुधार। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पर्यटन पुनरुद्धार देखा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का केंद्र कश्मीर में पर्यटन में तेजी दिखाई जा रही है। हालांकि जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा बाकी क्षेत्रों में पर्यटन फलने फूलने से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। भारत ने 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के तत्वाधान में आयोजित पर्यटन पर एक सम्मेलन
में कश्मीर की स्थिरता को उजागर करने का लक्ष्य रखा। 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कला और खेल उद्योग भी फिर से फल फूल रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद विकास हुआ है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अनुच्छेद 370 के हटने के 3 साल बाद घाटी के लोगों की आर्थिक स्थिति में जमकर सुधार हुआ है। अगर आप भी दोस्तों 370 के हटने का प्रधानमंत्री मोदी सरकार के फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। दोस्तों चलता अगली खबर की तरफ, जहां आतंकी यासीन मलिक को मौत की सजा का खतरा बिलबिला उठा पाकिस्तान, अब भारत के सामने गिड़गिड़ाया। जी हां, कश्मीरी अलगाववादी और आतंकी यासीन मलिक को भारत में फांसी का खतरा देख पाकिस्तान बिलबिला उठा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके भारत से रहम की अपील की है और कहा है कि उन पर दया करें। चंद दिनों पहले ही एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की थी। यासीन मलिक टेरर फाइनेंसिंग के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। यासीन मलिक न सिर्फ आतंकी साजिश रचने और भारतीय सेना पर हमला करने का दोषी है, बल्कि उसने भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की निर्मम हत्या की थी। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण का भी मास्टर माइंड था। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बयान जारी करके कहा कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि वो यासीन मलिक के मुकदमे को खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि यासीन मलिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाना चाहिए और उसे अपने लोगों और परिवारों के बीच स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। पाकिस्तान इतने पर ही नहीं रुका। विदेश कार्यालय ने यासीन मलिक को कश्मीर का नेता और मानवाधिकार का रक्षक करार दिया। उसने बयान में कहा कि कश्मीरी नेता और मानवाधिकारों के रक्षक यासीन मलिक को तुरंत और बिना शर्त रिहा कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उस यासीन मलिक को कैसे छोड़ दिया जाना चाहिए जिसके हाथ भारतीय जवानों के खून से रंगे हुए हैं, जिसने कथित तौर पर भारतीय वायुसेना के जवान यानी 4 जवानों की निर्मम तरीके से हत्या की थी। आखिर भारत उन चीजों को कैसे भूल सकता है। ऐसे में दोस्तों यासीन मलिक को लेकर जिस प्रकार से पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है कि उस पर दया की जानी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसे में हमारी भारत की जनता क्या कहना चाहेंगे यासीन मलिक के सजा को लेकर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं आपकी इस पर क्या राय है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारत नेपाल एयर रूट पर प्रचंड लगाते रह गए गुहार लेकिन नहीं पिघले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आखिर क्या है चीन का कनेक्शन, बता दें भारत ने नेपाल के लिए नया हाईवे मार्ग खोलने से साफ इनकार कर दिया है। भारत का यह फैसला नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड नई दिल्ली की यात्रा के बाद भी नहीं बदला है। नेपाल ने भारत के इस इनकार को क्षेत्रीय विकास और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को झटका दिया है। नेपाल का दावा है कि भारत के इस निर्णय का नेपाल की अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। दरअसल नेपाल ने चीन की मदद से 2 हवाई अड्डे भैरवा और पोखरा बनाया है। अब नेपाल की चाहत है कि वो इन हवाई अड्डों से भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने में सक्षम हो सके। भारत पहले से ही नेपाल में चीन की मौजूदगी पर आपत्ति जताता रहा है। इन दोनों हवाई अड्डों का निर्माण भारतीय कंपनियां भी कर सकती थी, लेकिन नेपाल ने चीन को ही चुना। ऐसे में प्रचंड मोदी जी से लगाते रह गए गुहार, लेकिन पीएम मोदी जी इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं फिसले। जी हाँ दोस्त, अगर आप भी मानते हैं यही क्वालिटी मोदी जी को आगे लेकर जाती है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ इसी से जुड़ी एक और खबर बता दें, जहां नेपाली राष्ट्रपति ने दे दी नागरिकता कानून में संशोधन की मंजूरी। क्या भड़क जाएगा चाइना, क्या है तिब्बत का कनेक्शन, बता दें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने हाल ही में नागरिकता कानून में एक विवादास्पद संशोधन को मंजूरी दे दिया है। राष्ट्रपति की यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने 4 दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। जानकारों का मानना है कि नेपाली नागरिकता कानून में संशोधन से चीन भड़क उठेगा। चीन तिब्बती लोगों को लेकर डरा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों आखिर इस कानून में है क्या। नेपाली पीएम के काठमांडू से रवाना होने से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के नागरिकता कानून में एक विवादास्पद संशोधन को अपनी सहमति दी थी। इसके मुताबिक नेपालियों से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को तुरंत नेपाली नागरिकता मिल जाएगी। ये कानून नेपाली नागरिकों से शादी करने वाले विदेशियों को राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ उन्हें तुरंत नागरिकता प्रदान करता है। ये वही संशोधन है जिससे पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद द्वारा दूसरी बार भेजे जाने के बाद भी सहमति देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा कि आखिर इससे चाइना क्यों भड़क सकता है। तो आपको बता दें नेपाल का नया नागरिकता कानून उसे दुनिया के सबसे उदार कानूनों में से एक बनाता है। संशोधन को लेकर राष्ट्रपति पौडेल की सहमति से चीन भड़क सकता है। चीन पहले ही कई बार नेपाली नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर चेतावनी देता रहा है और यही वजह है कि संशोधन कई सालों से अटका रहा। चीन को डर है कि नेपाल का नागरिकता कानून तिब्बती शरणार्थियों के वंशजों को नागरिकता और संपत्ति का अधिकार दे सकता है और यानी तिब्बती लोग भी नेपाल के नागरिक बन सकते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि चाइना इस कानून में संशोधन से भड़क
जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भारत के हित में ये सबसे बड़ी खबर है। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ इतना ही नहीं, नेपाल का दौरा करने वाले हैं का प्रधानमंत्री मोदी जी। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने दिया पीएम मोदी जी को नेपाल आने का न्योता और कहा कि मुझे बहुत उम्मीद है कि वे जल्द नेपाल आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा कि नेपाल दौरे को लेकर पीएम मोदी जी का क्या बयान आता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में है पाकिस्तानी सेना। इमरान खान का भाग्य डूबा, चीनी मीडिया का सबसे बड़ा अब तक का दावा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर, जहां चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का राजनीतिक भाग्य सैन्य नेतृत्व वाली कार्रवाई के बाद डूब गया है और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कथित तौर पर जनरलों के सामने अपनी शक्ति साबित करने के बाद प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में उभर सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जिन नेताओं ने राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पार्टी से इस्तीफा दिया है, वो बहुत जल्द बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्लियर लिखा गया है कि पाकिस्तानी सेना बिलावल भुट्टो को लेकर काफी पॉजिटिव है और वो शहबाज की प्रधानी भी छुड़वा करके शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकती है, उनको प्रधानमंत्री का पद दे सकती है। ऐसे में दोस्तों शहबाज सरकार से चिढ़ती नजर आ रही है पाकिस्तानी सेना और ऐसे में बिलावल भुट्टो को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना में पॉजिटिव एंगल बनता नजर आ रहा है। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां इसी से जुड़ी, जहां आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले अब रख दी खतरनाक शर्त। वित्त मंत्री ने कहा घरेलू मामलों में कृपया दखल ना दे। जी हाँ, पाकिस्तान में जहां एक और इमरान खान को लेकर सियासत भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं देश की आर्थिक स्थिति भी चरमराई हुई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए खतरनाक शर्त रख दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जी हाँ, पाक की वित्त और राजस्व राज्य मंत्री आयशा गौश पाशा ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की नई शर्त की आलोचना करते हुए उसे पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल न देने की सलाह दे डाली है। दरअसल इमरान खान मामले पर टिप्पणी करते हुए आईएमएफ ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान देश में चल रहे राजनीतिक अस्थिरता को संविधान के मुताबिक दूर करे तभी उसको लोन मिलेगा। आईएमएफ मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर ने कहा कि फंड उम्मीद करता है कि संविधान और कानून के शासन के अनुरूप एक शांतिपूर्ण रास्ता मिले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले संविधान का पालन करते हुए इमरान खान के मसले को हल करे। ऐसे में दोस्तों आईएमएफ के इस बयान को सुनते ही पाकिस्तान आग बबूला हुआ है और कह रहा है कि आंतरिक मामलों में दखल ना दे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिकी फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनके कार्यकाल की जमकर तारीफ, कहा आज का भारत 2013 से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, मोदी सरकार ने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस बीच अमेरिकी स्थित फाइनेंस फर्म मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें मोदी सरकार के कार्यकाल की तारीफ की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि आज का भारत 2013 से काफी अलग है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजी एंड इकोनॉमिक्स हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस कम अ डिकेड नाम से खास रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 10 साल की छोटी अवधि में भारत ने मैक्रोन और मार्केट आउटलुक के लिए महत्वपूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट के साथ विश्व व्यवस्था में स्थान प्राप्त किया है। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट में 10 बड़े बदलाव पर फोकस की बात की और बता दिया है कि आज का भारत 2013 से बिल्कुल अलग है और एक भी ऐसा फील्ड नहीं बचा कि जिसमें भारत ने ग्रो ना किया हो। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल को लेकर उन्होंने जमकर तारीफ किया। इसमें पीएम मोदी के बीते इस 9 साल के कार्यकाल को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या पीएम मोदी जी के ये 9 साल आपके लिए अच्छे गुजरे हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रूसी विदेश मंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री जयशंकर जी। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले हुई मुलाकात बता दें, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने साउथ अफ्रीका में रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से मुलाकात की। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दोनों देशों के नेताओं ने साथ में वार्ता की। बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन इस साल के मध्य अगस्त में केप टाउन में आयोजित होगा। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ब्रिक्स FMM के बाद केप टाउन में रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मिलकर अच्छा लगा। चर्चा में ब्रिक्स G20 और SCO देश के नेता शामिल थे। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां अफगानिस्तान में मजबूत हो रहा भारत, ईरान के रास्ते भारत भेज रहा 20,000 मीट्रिक टन गेहूं और उधर पाकिस्तान दरकिनार। जी हां, भारत ईरान के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करके अफगानिस्तान में अपनी नरम शक्ति को
मजबूत कर रहा है। इससे एक बार पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया गया है। ये बात निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट में कही गई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक प्रवक्ता ने हाल ही में सूचित किया है कि आगामी महीनों में अफगानिस्तान में 20,000 मीट्रिक टन गेहूं का भारतीय दान आने वाला है। ये मार्च में नई दिल्ली द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से गेहूं भेजने की प्रतिबद्धता को पूरा करेगा। इस बार भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अपना माल ईरानी सीमा पार करके अफगानिस्तान के हेरात क्षेत्र में भेजा है, जबकि पिछली बार भारत ने पाकिस्तान के रास्ते ट्रकों से गेहूं की खेप अफगानिस्तान भेजी थी। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां इमरान खान और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टीवी पर भी नहीं आने देगी शहबाज सरकार। चैनलों के लिए कर दिए गए हैं नियम जारी। जी हाँ, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉचडॉग ने देश के टीवी चैनलों से कहा है कि किसी भी हिंसा फैलाने वाले अपराधियों और उनके मददगारों का बहिष्कार करें। साथ ही टीवी चैनलों को 9 मई की हिंसा से सबक लेते हुए किसी भी राजनीतिक दल के कट्टरपंथियों को दिखाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। बता दें कि इस मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर निशाना साधा है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण यानी पेमरा ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की और इसमें सभी सैटेलाइट टीवी चैनल लाइसेंस धारियों को निर्देश दिया है कि वे सतर्क रहें और किसी भी घृणा फैलाने वाले अपराधियों और उनके मददगारों को अनजाने में बढ़ावा ना दें। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां चीन, अमेरिका, जापान हर बड़ा देश रह गया पीछे। भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया में आखिर अचानक कैसे हो गई सबसे तेज, बता दे। कोविड संकट के बाद से अभी तक दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उबर नहीं पाई हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने खुद भारत सरकार की भी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर दिया है। भारत सरकार ने Q4 यानी Q4 के लिए देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का जो अनुमान लगाया था उसे भी पीछे छोड़ दिया गया है और इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर 6.1% रहा, जबकि सरकार ने वृद्धि दर का अनुमान 4.5% लगाया था। तो वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो ये नए आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.2% की समग्र वृद्धि देखे जाने का अनुमान लगाया है, जो दुनिया में सबसे तेज वृद्धि दर है। यानी कि दोस्तों, अमेरिका जैसे सबसे मजबूत जीडीपी वाले देश में आर्थिक मंदी छाई हुई है और लगातार उस पर क्राइसिस बढ़ने के आने के बादल छाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, पूरे विश्व में यूं कह लें कि आर्थिक मंदी के बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत लगातार ग्रो कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव से पहले बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, भारत की बढ़ सकती है टेंशन। जी हाँ, मालदीव में इस साल सितंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होना है, लेकिन उससे कुछ महीने पहले हिंद महासागर में भारत के इस पड़ोसी देश की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है। मालदीव की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले पर्यवेक्षकों का कहना है कि मालदीव की राजनीति में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि काफी विवादास्पद भी हैं, जो न केवल अपने तत्काल पड़ोसियों के लिए बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भू राजनीति पर भी प्रभाव डालेंगे। जी हाँ, मालदीव में अभी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP की सरकार है, जिसके नेता इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, जो देश के राष्ट्रपति हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, जो मालदीव की संसद के स्पीकर हैं, वो भी इसी पार्टी के बड़े नेता हैं। अब दिक्कत ये शुरू हो गई है कि वर्तमान राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को लेकर पार्टी के अंदर गंभीर खेमेबाजी शुरू हो गई और राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 3 महीने पहले सत्ता पक्ष की पार्टी में आई दरार ने इस पार्टी के चुनावी नतीजों को संकट में डाल दिया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर रशिया के साथ किया खेल, यूक्रेन को पोलैंड के रास्ते करेगा ड्रोन सप्लाई। जी हाँ, रशिया यूक्रेन के बीच पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। पाकिस्तान डबल गेम खेलकर खूब डॉलर कमा रहा है। इस गेम में चाइना में शामिल हो गया है। दोनों देश मिलकर यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करने की तैयारियां कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चीनी कंपनी पाकिस्तान के रास्ते यूक्रेन को ड्रोन भेज करके पैसा कमाने के चक्कर में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान के इस चाल के पीछे एक वजह है। दरअसल इन तोप के गोलों के बदले यूक्रेन पाकिस्तान को Mi-17 हेलीकॉप्टर का इंजन देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान रशिया से भी तेल लेने का करार करके फायदा उठा रहा है। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार देने के लिए पोलैंड में चाइना के साथ मिलकर एक डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर पार्टनरशिप भी की है। और इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं दोस्तों कि कैसे कोई इंसान और कोई देश डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, जो रशिया से भी फायदा उठा रहा है और रशिया का ही गला काट रहा है यूक्रेन की मदद करके। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तत्काल प्रभाव से रशिया को सारी सुविधाएं पाकिस्तान के लिए बंद कर देनी चाहिए, तो दोस्तों कमेंट में ये बात लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हेलो मिस्टर मोदी वाले बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा आपको सिर्फ झूठ फैलाना आता है। बता दें, भाजपा
भाजपा ने गुरुवार को राहुल गांधी पर भारत की विकास यात्रा के खिलाफ निराशावाद, घृणा और अविश्वास का बाजार फैलाने का आरोप लगाया और कांग्रेसी नेता पर निशाना साधने के लिए देश की 7.2% की वार्षिक आर्थिक वृद्धि का हवाला दिया। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया जिसमें वे फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कथित नफरत के बीच प्रेम का संदेश फैलाने का गांधी का दावा उनके लिए महज एक बहाना है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे भारत के विकास के खिलाफ नफरत फैलाना है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में कई दफा सरकार ने उनका फोन टैप किया था और इसकी उन्हें भनक लग गई थी। उन्होंने कहा कि टैपिंग का पता लगने के बाद एक बार उन्होंने मजाक में फोन में कहा, हेलो मिस्टर मोदी। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी जो अमेरिका गए हुए हैं 10 दिन की यात्रा पर और उनका थीम है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन दोस्तों उनके जितने भी बयान वहां से सुनने को मिले हैं वो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि भारत के मोदी सरकार के बाजार में मेरी नफरत की दुकान जैसी भावना प्रकट हो रही है राहुल गांधी में। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और ऐसे में राहुल गांधी के इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को लेकर आपकी क्या राय होने वाली होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या वास्तव में राहुल गांधी मोहब्बत फैला रहे हैं या वास्तव में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं? देखते हैं। ये बात हम भारत की जनता पर छोड़ते हैं, भारत की जनता क्या कहती है देखते हैं। जवाब आपका कमेंट में, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां राकेश टिकैत ने कहा बीजेपी के लोग भी हमारे साथ, लेकिन और साथ ही साथ राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात, आज भी होगी महापंचायत। जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पहलवानों के समर्थन में गुरुवार यानी 1 जून को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में खाप महापंचायत का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ शुक्रवार यानी 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी पंचायत बुलाई गई। बता दें भारतीय किसान यूनियन के नेता और बाल ज्ञान खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने गुरुवार को खाप महापंचायत बुलाई थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली से खापों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस महापंचायत में फैसला लिया गया है कि खापों के प्रतिनिधि जल्द ही देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। बता दें इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की पार्टी यानी बीजेपी के लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि बैठक में नहीं आ सकते क्योंकि सरकार उनका नुकसान कर देगी। ऐसे में दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलता अगली खबर की तरफ जहां पीएम किसान की 14वीं किस्त की तारीख फिक्स, इस बार इतने लोगों को हो सकता है नुकसान। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए किसानों को हर साल 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की आखिरी किस्त फरवरी में किसानों को मिल चुकी है। अब किसानों को इसकी 14वीं किस्त का इंतजार है। 13वीं किस्त के समय सरकार ने 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 16,800 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी। अब हर किसान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि 14वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में कब आएगा। तो आपको बता दें इस बारे में यूपी का कृषि विभाग अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि 15 जून के करीब किसानों के खाते में पीएम किसान निधि का पैसा आने की संभावना है। 12वीं किस्त का पैसा 9 करोड़ किसानों के खाते में आया था। इस बार 14वीं किस्त का पैसा भी करीब 8 करोड़ किसानों के खाते में आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सरकार पीएम किसान के लिए पात्र किसानों की KYC शिविर लगाकर पूरा करवा रही है। आपको बता दें जिन जिन लोगों के KYC कंप्लीट हो चुके हैं पैसा मात्र उन्हीं के खातों में आएगा दोस्तों, और जिन्होंने KYC नहीं करवाई है उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके इस पर ध्यान जरूर दें। बाकी सारी जानकारी दोस्तों हमने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन तनिक भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।